दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 700 से 800 सैनिक हैं और आपको दुनिया के सबसे ताकतवर और मालदार राजा से युद्ध लड़ना है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है, क्या ये सब पॉसिबल भी है? लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के सर जोजाया चाइल्ड और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच। जोजाया चाइल्ड और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच इसी तरह का युद्ध हुआ और जोजाया चाइल्ड के इस बचपने को देखते हुए इस जंग को नाम दिया गया जंग चाइल्ड। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इस जंग में आखिर किसकी जीत हुई होगी? क्या औरंगजेब की हार हिंदुस्तान की गुलामी का कारण बनी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी? ये सब जानेंगे आप आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका रेडी टू नो पर। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1603 ईस्वी में, जब जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करती है। प्रवेश के कुछ ही समय में वो जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति भी ले लेते हैं। अनुमति मिलते ही कंपनी भारत में अपना व्यवसाय फैलाना शुरू कर देती है। कंपनी का व्यापार पश्चिम में सूरत से लेकर पूरब में कोलकाता तक और मध्य में बॉम्बे से लेकर दक्षिण में मद्रास तक फैला हुआ था। कंपनी विशेष तौर पर भारत से रेशम, गुड़ का सीरा और कई तरह के मसाले विदेशों में भेजती थी। इसके अलावा उस समय ढाका के मखमल की ब्रिटेन में विशेष मांग थी। अगर बात करें टैक्स की, तो कंपनी को टैक्स के रूप में उस समय कुल 3.5% मुगल सल्तनत को देना पड़ता था। उस समय भारत में अंग्रेजों के अलावा पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी भी इन इलाकों में व्यापार करते थे और जल्द ही मुगल अधिकारियों से मिलकर इन्होंने भी अंग्रेजों के सम्मान अधिकार प्राप्त कर लिए थे। जब मुंबई के गवर्नर जनरल सर जोजाया चाइल्ड को इस बात का पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने एक बहुत ही बचकाना फैसला किया। उन्होंने भारत में स्थित कंपनियों के अधिकारियों को आदेश दिया कि वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित सभी मुगल जहाजों का रास्ता रोक ले और जो भी हाथ लगे उसे लूट ले। इतना ही नहीं, सर जोजाया चाइल्ड ने ब्रिटेन से सिपाहियों की 2 टुकड़ियों को भी भारत बुलवाया और आदेश दिया कि वो सभी वहां मौजूद अंग्रेजी सैनिकों के साथ मिलकर चटगांव पर कब्जा कर ले। उनके इसी बचपने को देखते हुए इस जंग को जंग चाइल्ड नाम दिया गया। अब इसे सर जोजाया चाइल्ड का बचपना कहिए या फिर उनकी दिलेरी कि सिर्फ 308 सैनिकों के साथ वे दुनिया के सबसे मालदार और ताकतवर सल्तनत के बादशाह के खिलाफ जंग छेड़ने की हिम्मत करते हैं। उस समय भारत पर औरंगजेब आलमगीर का शासन था। औरंगजेब उस समय दुनिया का सबसे ताकतवर और मालदार राजा था। उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उस समय औरंगजेब की फौज में 9 लाख सैनिक थे। यही नहीं, औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमा काबुल से ढाका व कश्मीर से पांडिचेरी तक 40 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। और अगर भारत की जीडीपी की बात करें तो उस समय भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 1/4 हिस्सा थी। औरंगजेब की सेना में उस समय भारतीय, अफगानी, ईरानी, अरबी और यूरोपीय सैनिक भी शामिल थे। वही औरंगजेब की सेना की काबिलियत की बात करें तो औरंगजेब की ये फौज ढक्कन के सुल्तानों, अफगानों व मराठाओं से लड़ चुकी थी, इसलिए इसे इस कदर अनुभव था कि वह दुनिया की किसी भी फौज से लोहा ले सकती थी। दिल्ली की फौज तो एक तरफ रही, अगर बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान की फौज की भी बात करें तो उसकी तादाद भी 40,000 से ज्यादा थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंग की शुरुआत की तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय एक किला था जो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने पर दहेज में मिला था। उस किले का नाम था सेंट जॉर्ज और ये किला कंपनी को रेंट पर दिया गया था। जब अंग्रेजी सैनिकों ने जंग का आगाज किया तो उन्होंने मुंबई में स्थित चंद मुगल जहाजों को लूटा। इसके जवाब में मुगलों के एक मंत्री अल बहर सिद्दी याकूत खान ने एक ताकतवर समुद्री जहाज से मुंबई के तट पर घेराबंदी कर ली। याकूत खान 1 से 2,000 सैनिकों की टुकड़ी न लेकर पूरे 20,000 सैनिकों के साथ किले की घेराबंदी करके खड़ा हो जाता है। उसने आते ही अपनी बड़ी सी तोप से अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सभी अंग्रेजों ने भागकर किले में शरण ले ली। इस मौके पर मौजूद अलेक्जेंडर हैमिल्टन नाम के एक अंग्रेज ने अपनी किताब में लिखा कि याकूत खान के आने से एकदम अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने को इधर उधर भाग रहा था। सभी अंग्रेजों ने भागकर किले में शरण ले ली। दूसरी तरफ सिद्दी याकूत किले के बाहर के इलाके को लूटकर वहां पर मुगलिया जीत का परचम लहरा रहे थे। जो भी अंग्रेज सिपाही मुकाबले के लिए आगे बढ़ रहा था उसे जान से मार दिया गया और बाकी के सिपाहियों को जंजीरों से बांधकर मुंबई की गलियों में घुमाया गया। उस समय किले में मौजूद शरणार्थियों की संख्या करीब 800 थी, लेकिन किले में कैद लोगों को खाने पीने का स्टॉक जल्द ही खत्म होने लगा था और कई महीनों तक किले में बंद रहने के कारण वहां पर महामारी भी फैलने लगी थी। इसके अलावा अंग्रेज मुंबई के मौसम का भी शिकार हो रहे थे। इन सभी कारणों से एक के बाद एक अंग्रेज मरने लगे। ऐसे में कंपनी के कुछ अधिकारी वहां से भागकर सीधे याकूत खान से जा मिले या फिर अपना धर्म बदलकर मुसलमान बन गए। अगर याकूत खान चाहता तो किसी भी वक्त किले पर हमला करके उसे अपना कब्जा कर सकता था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि किला पके हुए आम की तरह खुद ही उनकी झोली में आ गिरेगा, इसलिए वे दूर से ही गोलीबारी करते रहे। ऐसे ही कुछ हालात पूर्व में भी बने हुए थे, जहां शाइस्ता खान ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल ऑफिस को घेरे हुए थे, लेकिन ये किलेबंदी जल्द ही खत्म हो गई और दोनों पक्षों ने मिलकर सुलह भी कर दी। लेकिन मुंबई में ये घेराबंदी लगभग 15 महीनों तक चलती है और आखिरकार अंग्रेजों की हिम्मत जवाब दे जाती है और वे अपने 2 दूत औरंगजेब आलमगीर के दरबार में भिजा देते हैं ताकि वहां पर हार की शर्तें तय हो सके। और उन दोनों दूतों के नाम थे जॉर्ज वार्डन और अब्राहम एनार। औरंगजेब से मिलना अपने आप में ही एक कठिन काम था,
कई महीनों की मशक्कत के बाद आखिरकार सितंबर 1690 को वह दोनों दूत मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों को इस तरह से दरबार में पेश किया जाता है कि वे किसी भी ढंग से किसी देश के दूत न लगकर एक फकीर लग रहे थे। उनके हाथ बंधे हुए थे, सिर औरंगजेब के सम्मान में झुके हुए थे। दोनों जब तख्त के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें लेटने का हुक्म सुनाया जाता है। क्रूर बादशाह औरंगजेब ने उन्हें सख्त फटकार लगाई और फिर उनके आने का कारण पूछा। दोनों दूतों ने गिड़गिड़ाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अपराधों को स्वीकार किया और इसके लिए माफी भी मांगी और फिर उन्होंने अपने कारोबार लाइसेंस को फिर बहाल करने की याचना की। इसके अलावा उन्होंने याकूत खान से मुंबई के किले की घेराबंदी वापस लेने की मांग की। बादशाह औरंगजेब ने इन मांगों को मानने के लिए कुछ शर्तें रखी। सबसे पहले तो अंग्रेज मुगलों से लड़ने के लिए 1.5 लाख रुपए का अर्जाना अदा करे और आगे से आज्ञाकारी होने का वादा भी करे। इसके अलावा मुंबई के प्रमुख जोजिया चाइल्ड को उनके पद से मुक्त किया जाए और उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया जाए और वह फिर कभी वापस न आ पाए, इसका भी ख्याल रखा जाए। अंग्रेजों के पास सिर झुकाकर इन शर्तों को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वहाँ से वे दोनों दूत मुंबई जाते हैं और सिद्दी याकूत को औरंगजेब का लिखा खत दिखाते हैं। खत पढ़कर याकूत किले की घेराबंदी को खत्म कर देता है और 14 महीने के बाद अंग्रेजों को रियायत मिलती है। जंग से पहले मुंबई के उस किले में लगभग 800 लोग थे, लेकिन घेराबंदी के बाद सिर्फ 60 लोग बचते हैं। ज्यादातर लोग या तो तलवार का शिकार हो गए थे या फिर महामारी का। कंपनी ने इस बात को ब्रिटेन की जनता तक पहुंचने से रोकने के भरसक प्रयास किए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। एक मशहूर ब्रिटिश लेखक जॉन आउंटिन ने 6 साल बाद इस पर एक किताब लिखी और उसमें हार का कारण मुगलों की धोखेबाजी को बताया। कंपनी ने इससे खुश होकर आउंटिन को 25 पाउंड का इनाम भी दिया, जो उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। अपनी किताब में वो अंग्रेजों के बहादुरी के कई किस्से लिखते हैं, जिसमें वे 10 गुना भारी और बड़ी सेनाओं से लोहा लेते हैं और जीत भी हासिल करते हैं। और यही नहीं, आउंटिन ने तो ये भी दावा किया कि इस जंग में अंग्रेजों की नहीं बल्कि याकूत खान की हार हुई। उन्होंने मुगल दरबार में अंग्रेजों के साथ हुए व्यवहार का भी कहीं जिक्र नहीं किया। लेकिन अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने जो किताब लिखी उसे छपने में लगभग 40 साल लग गए और जब तक वह किताब छपी तब तक इस घटना को इतना समय हो चुका था कि इस किताब को कोई तवज्जो नहीं मिली। अब दिलचस्प सवाल ये उठता है कि अगर बादशाह औरंगजेब उस समय अंग्रेजों को माफी नहीं देते और उन्हें भारत से निकाल देते तो आज भारत का इतिहास क्या होता और क्या हम आज भी मुगलों के गुलाम होते या फिर एक स्वतंत्र देश के रूप में शासन कर रहे होते। आपका इस बारे में क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर मुगल भारत नहीं आए होते तो क्या होता, तो आप यहाँ पर राइट में दिया हुआ हमारा वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।